हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स के बारे में। कल हमने बात की थी हाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का केस क्या रहता है? जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म हाइड्रेट्स। एंड देन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब वो अपने ऑक्साइड्स को फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं 16 ग्रुप को, पिछले 2 क्लासेस से हमारे 16 ग्रुप ही चल रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। ठीक है, तो ये इसके डाइऑक्साइड्स हैं, डाइऑक्सीजन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑक्साइड कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि डाइऑक्सीजन अपने ही साथ रिएक्शन कर रहा है, डायटोमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाँ, यहाँ ये बात जरूर होगी कि डाइऑक्सीजन यानी कि ओजोन जरूर फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो EO2 और EO3 टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि या तो वो डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे या वो ट्राइऑक्साइड्स फॉर्मेशन करेंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे डाइऑक्साइड्स के बारे में कि कैसे डाइऑक्साइड्स की रिएक्शन होगी। तो S8 जो कि सॉलिड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये रिएक्शन करेगा O2 के साथ और क्या फॉर्मेशन कर लेगा? क्योंकि हम डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो SO2 फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए SO2 की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये रहेंगी कि जो SO2 है ये डिस्कैरेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, मींस ये अकेला रहेगा क्योंकि वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। और वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही वीक होंगे। सो वीक वन डर वाल फोर्सेस की वजह से जो SO2 है वो जनरली किसमें एग्जिस्ट करता है? गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये बात आप सभी को पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यही तो एक डिफरेंस है कि जो उनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं लिक्विड में और बिल्कुल भी नहीं होते। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा वीक है गैसेस फॉर्म में। तो जो SO2 है, यहाँ पे SO2 के अंदर जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आप कह सकते हो कि बहुत 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 ज्यादा कम है, इसलिए वो गैसेस स्टेट में और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ SO2 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ से क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं सीबीएसई के लिए भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, जो होता है वहां पे। तो क्या रिएक्शंस होंगी, क्या इसके यूजेस होंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो SO2 है तो सल्फर कितने में एग्जिस्ट करता है? 16 नंबर पे रहता है। इसके इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर चले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। d हमें पता है कि जब थर्ड सेल स्टार्ट हो जाती है तो d भी आपको मिलेगा, लेकिन वहां जो d है वो खाली रहेगा। ठीक है, एम्प्टी रहेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो रहेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूं, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा? ये 3s था, यहां भी है। पहला जो p है 1 2 और 3, तो यहां से एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा? d में चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखिए यहां से जो स्ट्रक्चर हमने बनाना है वो कैसा बनाना है उसको समझते हैं कि उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका, एक लोन पेयर के साथ। क्लियर? तो एक लोन पेयर के साथ इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 119.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा, 119.5 डिग्री और 143 पिकोमीटर की इसमें बॉन्ड लेंथ रहेगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनता है और ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या SO2 के अंदर जो ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड है वो सारे के सारे इक्वल हैं या डिफरेंट हैं? क्या दोनों ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं वो डिफरेंट लेंथ के रहेंगे या सेम लेंथ के? मैंने आपके सामने लिखा 143 पिकोमीटर, इट मींस सेम है ये। लेकिन यहां सेम होते भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सेम किस वजह से होंगे, डिफरेंट किस वजह से रहते हैं, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर यहां से कोई ज्योमेट्री बनती है तो ये क्या रहेगा?
सभी को दिख रहा है कि वहां एक लोन पेयर है, तो इट मींस लोन पेयर कहां से है, 3s का है। तो यहां कितने बॉन्ड हैं, जो दो बॉन्ड बने ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, जो दो बॉन्ड है मतलब वो p से दो ऑर्बिटल से आए हुए इलेक्ट्रॉन से बने हैं। s के अंदर जो था एक sp2, इनकी ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 होगी। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में तो एक कहां से आया, फ्रॉम p ऑर्बिटल, और दूसरा कहां से आया, फ्रॉम d ऑर्बिटल। तो एक d ऑर्बिटल से आया है, एक p ऑर्बिटल से आया। इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड क्या रहा होगा इसमें, d पाई p पाई बॉन्डिंग रही होगी। कौन सी बॉन्डिंग रही है, d पाई p पाई बॉन्डिंग। एक है p पाई p पाई बॉन्डिंग। तो जो d पाई और p पाई बॉन्डिंग थी उनके बीच में बॉन्ड लेंथ डिफर कर जाती है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर वन बाय वन करके, फिर रेजोनेंस तक पहुंचेंगे हम। तो मैं यहीं से इसको समझा देता हूं कि क्या कुछ रहेगा। सल्फर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, इसमें एक बॉन्ड p पाई बॉन्डिंग है, एक d पाई p पाई बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, अब वो कहीं भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, क्योंकि यहां हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी तरफ रहेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड पे चलेंगे जब हम इसके बारे में। चलो मैं दूसरा रेजोनेंस भी इसका क्रिएट करता हूं। तो p पाई बॉन्डिंग और ये d पाई p पाई बॉन्डिंग के साथ रहेगा। ठीक है, अब जब रेजोनेंस पे जाएंगे तो रेजोनेंस क्या कहता है, सभी को पता है कि रेजोनेंस क्या होता है। जब एक अकेला मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो वहां एक से ज्यादा क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और उन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उन सभी का मिलकर के एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को प्लस वन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लस टू में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ऑर्गेनिक में चल करके। ठीक है, यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू पता लगता है कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सभी बॉन्ड इक्वल हैं, ऑक्सीजन और सल्फर में, चाहे वो d पाई p पाई बॉन्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन की d पाई p पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी रहती है। तो ये हमारे डाइऑक्साइड्स में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, क्या सल्फर डाइऑक्साइड में सभी बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इक्वल हैं? इज ऑल p पाई और d पाई बॉन्डिंग हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ इन SO2? Then our answer is yes, due to resonance 143 picometer, each bond have 143 picometer bond length in SO2 molecule। ठीक है, उसके बाद अगला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो आता है SO3 को लेकर के, ट्राई ऑक्साइड्स को लेकर के। तो ट्राई ऑक्साइड के केस में क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। ट्राई ऑक्साइड में EO3 टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और EO3 टाइप में क्या रहेगा, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। सेम रिएक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले की थी, बस मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंजमेंट आ जाता है। तो यहां हम लिख देंगे ये सॉलिड में रहेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा, SO3 भी गैसेस फॉर्म में ही आपको मिलता है। ठीक है, तो यहां सल्फर ट्राई ऑक्साइड के बारे में, तो यहां का स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास क्या आता है, SO3। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको समझाया गया था। तो सल्फर 816 नंबर पे जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, और T के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अपनी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाकर के क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के केस की अगर बात करें तो यहां से B में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो यहां हमें दिख रहा था कि ये जो 3 हैं ये sp2 के रहेंगे, sp2 से रहेंगे, और ये वाला जो है ये d पाई p पाई क्रिएट करेगा। अब जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक और d पाई p पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। d पाई p पाई का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और सल्फर की d ऑर्बिटल ने दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बनाया है।
अगर सल्फर की पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल मिलकर के बॉन्ड बनाती हैं तो उसको पी पाई बॉन्डिंग कहा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे डी और डी बॉन्डिंग नहीं कर सकते। सल्फर में डी है, ऑक्सीजन में पी तक ही है, तो डी और पी आपस में और क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करेंगे तो अब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और जो साइड वाइज ओवरलैप होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सब क्या होंगे, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, बाकी सब क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां का मैं लिखता हूं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद पी पाई बॉन्डिंग रहेगी, इधर भी पी पाई बॉन्डिंग रहेगी। एक डी पाई पी पाई है, दो पी पाई बॉन्डिंग है, और 3 जो बॉन्ड थे सिंगल सिंगल वो कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब यहां भी रेजोनेंस के थ्रू अगर हम बात करें तो ये जो डी और पी में पाई बॉन्डिंग कर रखी है वो इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, तीनों में आपस में डिलोकलाइज वो कर सकती है। तो जो अगला केस हमारे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के आएगा, तो देखिए सिग्मा सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सभी ऑक्सीजन के बीच में है, इसका मतलब ये बॉन्ड तो कंफर्म है कि रहना है। जहां कंफ्यूजन है वो कहां है, डी पाई और पी पाई को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां जो बॉन्ड एंगल रहेगा, सबको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, तो 120 पिकोमीटर से क्या आएगा अपना 120 पिको सॉरी 120 एंगल इसका बॉन्ड लेंथ रहेगा, और पिकोमीटर में अगर काउंट करें तो 142 पिकोमीटर की यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अपने पास इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में जाकर के इस टाइप के ये ऑक्साइड्स को निकाल के लाता है। SO2 और SO3 से यही केस बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, इससे ये पूछ सकते हैं क्या सभी बॉन्ड इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। तो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, आंसर अब आप खुद सोच सकते हो, कुछ मैंने बता दिया। तो इससे आगे बढ़ते हम बात करते हैं कि जितने भी ट्राई ऑक्साइड्स हैं 16 ग्रुप के सारे कैसे हैं, एसिडिक नेचर के होंगे। ऑल ट्राइऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप आर एसिडिक इन नेचर। रिएक्टिविटी, ये था हमारा पूरा केस किसका, सल्फर ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड्स का। हाँ जी बिल्कुल, सल्फर डाइऑक्साइड्स का ये केस था। अब देखिए पूरा केस आपको समझ में आ गया है। बस इतने ही ऑक्साइड्स बनाते थे, तो डाइऑक्साइड्स फॉर्मेशन करेगा, ट्राइऑक्साइड्स फॉर्मेशन करेगा। नीचे आते आते जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता था वो क्या हो जाती है, वीक हो जाते हैं, कम होती चली जाती है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अब ग्रुप 16 एलिमेंट क्या हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे? आवर आंसर इज यस, 101% करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको रिएक्टिव और रिएक्टिविटी ऑर्डर दे देता हूं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, क्लोरीन उससे कम करेगा, ब्रोमीन उससे कम करेगा, और आयोडीन सबसे कम रिएक्शन करेगा। इसका रीजन भी दिया जाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, रिएक्शन का तो जो था वो था, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि फ्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो यहां से ये हेक्सा हैलाइड्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करेंगे, हेक्सा हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स, मोनो हैलाइड्स तक भी फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेक्सा हैलाइड्स के बारे में। SF6 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं, क्योंकि बाकी स्टेबिलिटी कम है तो क्वेश्चन भी वहां से कम निकल के आते हैं। SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, थर्मली वेरी स्टेबल है, केमिकली अनरिएक्टिव है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, थर्मली स्टेबल, केमिकली इनर्ट, आप कह सकते हो इसको।
ये इनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी SF6 की। देखिए ये क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या SF6 हाइड्रोलाइज्ड हो पाएगा, यस और नो। नीचे चलते हैं तो बाकी एलिमेंट्स हेक्साफ्लोराइड्स जो है वो इजीली क्या हो जाते हैं, TeF6 इजीली क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। मतलब कि ये रिएक्शन करेगा, जैसे अदर इनकी हम बात करें तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे SF6 हमने अभी बात किया था, लगभग केमिकल यूनिट तो बहुत कम रिएक्शन करेगा, SeF6 रिएक्शन करेगा, TeF6 करेगा। अगर मैं सभी की H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो आपके सामने मैं लिख देता हूं, H2O के साथ क्या रहेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं रहेगी। अगर TeF6 H2O के साथ रिएक्शन करता है देन यहां से क्या फॉर्मेशन करेगा, H2TeO टू प्लस HF फॉर्मेशन यहां से कर लेगा, ठीक है। H6TeO6 सॉरी ये कंपाउंड बनाएगा, 6HF यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां ये हम करेंगे इसका H6TeHF, हाँ जी बिल्कुल यही रहेगा, 6H2 मॉलिक्यूल्स हम लेके चलेंगे, TeF6 के साथ जो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है कि इजीली रिएक्शन कर लिया, ये नहीं कर पाया। रीजन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलता हूं। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो हमारा रीजन था वो क्लियर हो जाएगा। SF6 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला था V+M C+A। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, मोनोवैलेंट ऑब्वियसली 6 है, कैटायन 0, एनायन 0 डिवाइड बाय 2 होता था फॉर्मूले में, तो 12 बाय आंसर आया 6। और जब 6 आंसर आता है तो मैंने आपको बताया था कि S क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड करेगा, तो S अकेला रहेगा। मैक्सिमम P बच कितने गए, 3P 1S4 हो गए, तो D क्या है, 2। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कंपाउंड। एंड द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो सल्फर क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा, 6 फ्लोरीन इसके चारों तरफ जुड़ जाएंगे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ, हर एक फ्लोरीन बैठा है चिपक करके सल्फर के साथ, ठीक है। एंड द बॉन्ड लेंथ इज बस 153 पिकोमीटर इन बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन, क्लियर है। तो ये आपको एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। देखिए फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, 6 फ्लोरीन सल्फर के चारों तरफ जुड़े हैं। रिएक्टिव जो था वो लेस रिएक्टिव क्यों हो गया, इसके बारे में हम स्टडी अभी करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, फ्लोरीन का एटम है, और मैंने कहा कि इसके 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से चारों तरफ से क्या हो गया, एक एक फ्लोरीन जुड़ गया। अब जब मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल को रिएक्शन किसके साथ करनी है, फ्लोरीन के साथ तो कर नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन ने तो अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली। अब कहीं अगर ऑर्बिटल्स खाली हैं तो फ्लोरीन के सल्फर के पास है, H2 आया मान लेते हैं, तो H2O एक क्या है, लोन पेयर लेकर के उसको अटैक करना है किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। देखिए सल्फर क्या था, वो रेड कलर का जो ढक्कन था ना पेन का, वो सल्फर था। कहीं से जगह है सल्फर तक पहुंचने के लिए, नहीं है क्योंकि छोटी है, सल्फर छोटा है, उसके चारों तरफ फ्लोरीन ने क्या कर रखा, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो फ्लोरीन जगह नहीं दे पा रहा अगले मॉलिक्यूल को आने के लिए, उसके साथ अटैच होने के लिए। सो 6 fluorine atoms are occupied a small atom of sulfur, then this is almost inert, इस वजह से इनर्ट हो जाता है। अब देखिए दूसरा केस अगर मैं आपसे बोलूं कि नीचे आते आते जो टेलुरिनियम है TeF6, इसने H2O के साथ रिएक्शन किया, तो देखिए TeF6 का साइज हो जाएगा बड़ा। अब साइज के केस में मैं बात कर लेता हूं, पहले मैंने इस ढक्कन के केस को लिया, अब की बार क्या है, पूरा पेन ले लेते हैं। अब मैंने कहा कि इसके चारों तरफ फ्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, 6 फ्लोरीन जुड़ गए ना। अब 6 फ्लोरीन जुड़े तो 2 ऐसे जुड़ गए, 2 ऐसे जुड़ गए, इधर ऐसे जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं से जगह रह जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा है, ये एटम बड़ा है। एटम बड़ा है तो H2O क्या कर सकता है, सीधा Te तक क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। और जब Te तक पहुंचेगा तो ये क्या कर लेगा, केमिकली रिएक्शन करेगा, वो केमिकली इनर्ट हो जाता है। ये इसका केस रहेगा
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ S6 एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड लेंथ 153 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का रहेगा। अब मैंने आपको दूसरा बोला था ट्राइहेलाइड्स भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्राइहेलाइड्स के केस को देख लेते हैं। जो ट्राइहेलाइड्स था, सॉरी ट्राई नहीं, डाइहेलाइड्स, ट्राई नहीं करेगा, डाइहेलाइड्स फॉर्मेशन करेंगे तो SCl2 बिल्कुल करेगा। सल्फर में दो क्या करने हैं, लोन पेयर को ऑक्यूपाई करके रखना है, एक क्लोरीन को रखेगा। द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन क्लोरीन एंड सल्फर इज अबाउट 105 डिग्री। कितने डिग्री का रहेगा? 105 डिग्री का रहेगा। दैट इज द बॉन्ड एंगल इन बिटवीन SCl2। इससे ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना। SF4 के बारे में बात करें, टेट्राहेलाइड्स का केस है। तो SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालने, देखिए मैं अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में थोड़ा सा कि अभी सर हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, अगर उसी मेथड से निकालते तो आंसर क्या आता है हमारे, ये देख लेते हैं। तो मोनोवैलेंट की बात करें, V + M - C + A फॉर्मूला को अप्लाई करो, डिवाइड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में वही 6 है, मोनोवैलेंट 4 है। मोनोवैलेंट को जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन को छोड़ करके कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन को छोड़ करके कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन नाइट्रोजन भी कुछ स्पेशल केसेस में ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन जनरली अकेला कभी भी किसी के साथ जल्दी से क्या नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो जब ऑक्सीजन का केस आए तो वहां हम मोनोवैलेंट की जगह को खाली छोड़ देंगे। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट बहुत कम केसेस में क्रिएट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड में क्रिएट करते हैं, जनरली वो डबल बॉन्ड ही बना के रखते हैं। तो क्या आंसर है अपना 5। अब 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 और हो गया 1d, sp3d। और sp3d में क्या होता है, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हम लेकर के चलते हैं। यही होती है जो 5 बॉन्ड वो बना लेता है तब। लेकिन यहां एक चीज और भी है, सिर्फ और सिर्फ अगर बॉन्ड एंगल हो या सिर्फ बॉन्ड हो, बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री पॉसिबल है। ज्योमेट्री वही रहेगी लेकिन शेप यहां पे चेंज हो जाती है। देख लेते हैं, S के साथ एक क्लोरीन इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा। आंसर था 5, बॉन्ड 5 बना, यहाँ 4 बनते, इसका मतलब क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा इसके ऊपर। एंड द बॉन्ड एंगल इज 173 डिग्री इन बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन एंड द बॉन्ड लेंथ इज 155 पिकोमीटर। इसकी 155 पिकोमीटर होगी, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड एक्सिस पे जो है उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 165 पिकोमीटर हो जाता है इनका, ठीक है। तो यहां ये केस रहेगा, क्लियर है। तो इतना बॉन्ड लेंथ रहेगी, बॉन्ड एंगल रहेगा, आप इसको एक बार देख लें, नोटिस कर ले, ये हमारा केस रहेगा। एक और प्रॉपर्टीज है इनकी, जो इनके हैलाइड्स है वो लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों के तरीके से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल SF4 रिएक्शन करेगा BF3 के साथ, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, F4S BF3। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। जबकि अगर SF4 2F नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो SF6 नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, और जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर यहां से इसने एक्सेप्ट किया है वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। तो लेविस एसिड एज वेल एज बेस का ये काम करेगा। आज का हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतनी ही रिएक्शंस थी आज की हमारी, ठीक है। कंटिन्यू करें स्टडी को अपनी, घर पे रहें, सेफ रहें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।